क्या आप भी करंट लायबिलिटीज को देखकर डर जाते हैं? क्या आप भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते करंट लायबिलिटीज का नाम सुन के? क्या आपको भी बैलेंस शीट समझने में दिक्कतें आती हैं? तो आप आ चुके हैं एकदम सही जगह पे, क्योंकि इस जगह पे आपको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना सिखाया जा रहा है। ठीक है, और ये उस सीरीज की तीसरी वीडियो है। मैंने पहली 2 वीडियो में नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स फंड के बारे में समझाया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम समझेंगे करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं और इनका क्या यूज़ है इन्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, मतलब इनको देख के हम क्या समझे, कंपनी की बैलेंस शीट में अगर ये हमें दिख रहे हैं तो हम इनसे क्या समझ सकते हैं। तो करंट लायबिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो इसका कुल मिला के मतलब ये है कि वो लायबिलिटीज़, वो अमाउंट, वो असेट जो कि हमें पे करनी है विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, पेमेंट ऑफ दैट लायबिलिटी शुड बी मेड विद इन 1 ईयर या 1 फाइनेंशियल ईयर कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर 4 चीजें आती हैं। पहली है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्या होती है ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स? बोरोइंग्स वो पैसा होता है, ये वो पैसा है जो कि आपने लिया है और आपको विद इन 1 ईयर उसका पेमेंट करना है। विद इन 1 ईयर पेमेंट शुड बी मेड। ठीक है, इसमें वो पैसा हो सकता है जो आपने सामान ले लिया है और उसकी नहीं, सामान का पैसा नहीं आएगा, इसमें सिर्फ लोन आएंगे शॉर्ट टर्म के, जो आपने बैंक लोन ले रखे हैं और उसको आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, तो इसमें वही आते हैं। ठीक है, अगली क्या चीज़ है? अगली है ट्रेड पेबल्स। इसका क्या मतलब है? देखो, ट्रेड पेबल जो होता है वो बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स से मिलके बना होता है। अब आइए एक एक करके इनको शुरू से समझते हैं, इन दोनों वर्ड्स का मतलब। देखिए, बिल पेबल जो है ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि पे करने के लिए लिखा गया है। नहीं समझे? देखिए, आपने सामान लिया, ठीक है, तो आपको सामान लेने के बाद जिससे आपने सामान लिया है वो कहेगा मेरे को गारंटी दो कि तुम मेरे को इस सामान की पेमेंट करो। तो उस सामान की पेमेंट करने का गारंटी ये बिल है, ये आप लिखेंगे और उसको देंगे। जब आप उसको ये बिल देंगे तो उसके पास एक लाइव प्रूफ होगा कि आपने उससे सामान खरीदा है और पेमेंट अभी नहीं की। तो कुछ 3 महीने बाद या उससे कम टाइम बाद, आपने शायद वो बिल लिखा हो कितने महीने के लिए, तो वो आपके पास आएगा और बोलेगा ये बिल दिखा के कि ला भाई ला, मेरी पेमेंट तू कर दे। तो ये वो बिल है। तो ये आपके लिए लायबिलिटी है और ये सिर्फ सामान खरीदने के बदले लिखा गया है। ठीक है, और क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो कि बिल पेबल अपने पास रखते हैं हमारा। सीधी बात है, नो बकवास। ठीक है, मतलब जिनसे हमने सामान लिया और उनको अभी तक हमें पेमेंट नहीं किया, तो वो हमारे क्रेडिटर हो गए। ठीक है, तो इन दोनों से मिल के बनता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल पूरे व्यापार में जो आपको पेमेंट करनी है सामान खरीदने के बदले, वही हो गई आपको ट्रेड पेबल। ठीक है, तो इसका भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगले पे चलते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज को अब हम समझते हैं। देखिए, इसके नाम में लिखा है अदर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज जो कि अदर हैं, अदर मतलब जो अभी तक हमने इंक्लूड नहीं की है, जो कि अभी तक शॉर्ट टर्म बोरोइंग और ट्रेड पेबल में नहीं आई है, वो वाली सारी लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म वाली, उन्हीं को हम अदर करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी में डाल देंगे। तो ये वो लायबिलिटी हैं जिनमें हमने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और ट्रेड पेबल को हटा दिया है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बहुत सारी कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं सोच सकते, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जो आपने सामान लिया उसके बदले में पेमेंट करनी तो ट्रेड पेबल में जाएगा, और जो आपने बोरोइंग करी उसको पेमेंट करना है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जाएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें बिजनेस में बची हैं, तो उन सब का पेमेंट करना होगा आपको, तो उसको आप अदर करंट लायबिलिटीज़ की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, चौथा क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजंस वो अमाउंट होता है जिसको हमने सेट असाइड कर दिया है, जिसको हमने प्रॉफिट से अलग कर दिया है और उसका हम आने वाले टाइम में यूज़ करेंगे फ्यूचर में लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए। लेकिन जो प्रोविज़न शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने के लिए बनाया गया है, उसी को हम शॉर्ट टर्म प्रोविज़न की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे
एक एग्जांपल ले लीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स का। टैक्स आपको हर साल पे करना पड़ता है, तो ये लायबिलिटी आपकी हर साल जनरेट होती है और विद इन 1 ईयर पेमेंट करनी होती है इसकी। तो इसके लिए आपने कुछ अमाउंट साइड किया हुआ है, तो उसको हम प्रोविजन फॉर टैक्स बोलेंगे और उसको हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन की कैटेगरी में डाल देंगे। अब जानते हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए ये क्या यूज होगा इसका। देखिए, करंट लायबिलिटीज तो वो लायबिलिटीज हो गई जिसका पेमेंट आपको विद इन 1 ईयर करना है। तो विद इन 1 ईयर अगर पेमेंट हो रहा है तो ये कोई बड़े बिजनेसों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद के बिजनेस को लेके चलिए, आपके खुद के बिजनेस में अगर करंट लायबिलिटीज आती हैं तो क्या आप अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते? क्या आप उसमें और पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते? ऐसा है क्या? नहीं। तो करंट लायबिलिटीज को देखकर इन्वेस्टिंग में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। सीधी बात है, सिंपल सी बात है। क्योंकि इन्वेस्टर्स को हमेशा अपने बिजनेस समझकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए कि वो जहाँ इन्वेस्ट कर रहा है वो उसका खुद का बिजनेस है, क्योंकि वो बढ़ेगा तभी उसकी वेल्थ बढ़ेगी। ठीक है, तो आप इससे ये समझिए कि करंट लायबिलिटीज का ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है इन्वेस्टिंग से। तो मैं आशा करता हूँ आपको करंट लायबिलिटीज की चारों टर्म्स का मतलब समझ में आ चुका होगा और इन्वेस्टिंग में उसका क्या महत्व है। कुछ ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन जो महत्व है वो आप खुद सोच लीजिए, क्योंकि अगर आपके खुद के बिजनेस में करंट लायबिलिटीज होंगी तो आपके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहेंगे या फिर नहीं। ठीक है, करंट लायबिलिटीज कितनी होनी चाहिए वो कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, लेकिन कुछ रेशियोज जो हैं वो डिसाइड करे गए हैं। वो बहुत ही मामूली से रेशियो हैं और उनके बारे में जानना कुछ फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल कॉमर्स मेंटी को ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे पाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।